हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो एफसीआई AG3 अकाउंट्स पोस्ट में हमारे पास एक सब्जेक्ट है कमर्शियल लॉ। जिस कमर्शियल लॉ के बहुत सारे सब कंपोनेंट हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कंपनीज एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी है। अब इन सारे एक्ट्स के क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फिर चाहे वो आपका एफसीआई AG3 का एग्जाम हो, चाहे AG2 का, या किसी भी कॉमर्स रिलेटेड एग्जाम हो जहाँ पे कमर्शियल लॉ एक पार्ट है, आप सब के लिए ये वीडियो उन एग्जाम्स को देने के लिए एक प्रिपरेशन का पार्ट है। ठीक है, तो आप समझेंगे कि कैसे लॉ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्चुअली एग्जाम में। ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू हैव पार्ट 7 ऑफ 2023 क्वेश्चन पेपर। सो बिफोर मूविंग अहेड आई वांट टू टेल यू कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलेंगी एंड द कंसर्न PDF यू आर गोइंग टू गेट इन द टेलीग्राम चैनल। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज ऑफ दिस डे, बट ओवरऑल वी हैव दिस 39th क्वेश्चन। ठीक है, फ्रॉम दिस PYQ क्वेश्चन सेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लीन ऑफ द अनपेड सेलर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो अनपेड सेलर है उसके लीन के कॉन्सेप्ट में, लीन के कॉन्टेक्स्ट में। देखो, अनपेड सेलर कौन होता है? मान लीजिए आप सेलर हैं और आपने कोई गुड्स वगैरह बेचे किसी बायर को, अपने कस्टमर को, बट आपको अभी तक पेमेंट मिली नहीं है, तो आप अनपेड सेलर हैं। ठीक है, अभी आपको पेमेंट नहीं मिली है, तो आप लीन पे क्या क्या रख सकते हो, क्या चीज़ें, मतलब लीन के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। द अनपेड सेलर कैन ओनली रिटेन पोजेशन ऑफ गुड्स अंटिल द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। देखो, क्वेश्चन में ये कह रहा है पहले ऑप्शन में कि जिस सेलर को पेमेंट नहीं मिली है तो क्या वो गुड्स का पोजीशन अपने पास रख सकता है। हाँ, बिल्कुल रख सकता है, बट कब तक रख सकता है? जब तक पेमेंट की ड्यू डेट नहीं आ जाती, जब तक पेमेंट की ड्यू डेट नहीं आ जाती। मान लीजिए आपने बेचा 30th ऑफ अप्रैल को एक सामान, ठीक है, और जो आपने कस्टमर से डील की वो ये की कि 1 महीने बाद कस्टमर आपको पैसे वापस करेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं 31 मई को कस्टमर को आपको पैसे देने हैं, ये ड्यू डेट है, बट कस्टमर ने आपको पैसे नहीं दिए, बट ड्यू डेट तो 31 मई ही थी। तो क्या इस ड्यू डेट के बाद आप इस सामान को अपने पास रिटेन नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर पेमेंट नहीं मिली है तो आप इसके आगे भी सामान को अपने पास रिटेन कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन हो गया गलत, क्योंकि पहला ऑप्शन में बोल रहा है कि दी अनपेड सेलर कैन ओनली रिटेन दी पोजीशन ऑफ गुड्स अंटिल द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। तो जो ड्यू डेट थी पहले ऑप्शन में लिख रहा है कि क्या आप वहीं तक रिटेन कर सकते हो, तो नहीं जी, आप आगे भी कर सकते हैं। जब तक आपको पेमेंट ना मिल जाए आप तब तक कर सकते हैं रिटेन। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन से द अनपेड सेलर हैज़ नो राइट्स टू रिटेन पोजेशन ऑफ गुड्स। ये तो बिल्कुल ही गलत है भाई, राइट तो होता ही है ना, राइट क्यों नहीं होता है? सी ऑप्शन से द अनपेड सेलर कैन रिटेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स अंटिल द बायर पेज द प्राइस। बिल्कुल सही जवाब है ये, बिल्कुल सही जवाब है ये। ठीक है, क्यों सही जवाब है? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि जो सेलर है वो गुड्स को अपने पास रिटेन करेगा जब तक बायर पैसे ना दे दे, और ये राइट उसको देता है एक्ट। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट इस सेलर को ये राइट देता है कि वो अपने पास रिटेन कर सकता है गुड्स को जब तक कि पेमेंट ना मिल जाए। तो थर्ड ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, सो लेट मी टिक इट फॉर यू। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो, ऑप्शन नंबर डी भी एक बार पढ़ लेते हैं एलिमिनेट करने के लिए। इट सेज द अनपेड सेलर कैन ओनली रिटेन पोजीशन ऑफ गुड्स फॉर अ मैक्सिमम 30 days। नहीं, ऐसा कोई क्लॉज नहीं है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी दी आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 in a contract where two individuals A and B have jointly taken a loan and have made a joint promise to pay the loan। बैंक से मान लीजिए आप और आपकी वाइफ ने जॉइंट लोन लिया है, या आपके फादर ने जॉइंट लोन ले रखा है, लेकिन आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि बट वन ऑफ देम दैट इज ए हैज़ मेड दी फुल लोन पेमेंट। बट जो पेमेंट है वो ए ही कर रहा है, या ए ने ही EMI पे की है। ठीक है, पूरी। But question is asking you who is typically liable for the loan repayment to the lending institution। But typically क्या होता है, कौन लाइबल होता है लोन रिपेमेंट के लिए? सिर्फ ए होगा या बी होगा? भाई ए और बी दोनों होंगे, क्योंकि दोनों ने जॉइंट लोन लिया है। अगर आप बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो दोनों के दोनों लोग जॉइंटली भी
लायबल हैं और सिवियरली भी लायबल हैं। सिवियरली का मतलब क्या होता है? सिवियरली का मतलब होता है इंडिविजुअली, ठीक है। लेट मी इनिशिएट द पेन। सिवियरली का मतलब होता है इंडिविजुअली भी लायबल वो हैं, मतलब जॉइंटली लायबल तो वही हैं, इंडिविजुअली भी लायबल हैं दोनों के दोनों। ऐसा नहीं है कि ए ने अगर पेमेंट कर दी है क्योंकि ए ही लायबल था, नहीं ऐसा नहीं है। टिपिकली दोनों लोग लायबल होते हैं। हाँ, अगर ए ने पूरी पेमेंट की है तो ए का बी के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह या अग्रीमेंट वगैरह हुआ होगा कि जो ए है वो बी से उसका शेयर ऑफ लोन ले लेगा। मतलब बात समझो ना, अगर मान लो 10,000 की EMI है और दोनों लोग लायबल हैं तो 5,000 ए लायबिलिटी है और 5,000 है बी की लायबिलिटी। अब ए अगर पूरे पूरे 10,000 रुपये पे कर रहा है बैंक को, तो ए क्या करेगा? 5,000 रुपये बी से ले लेगा वापस बाद में, ऐसा कुछ आपस में अग्रीमेंट हुआ होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इज आस्किंग दिस ओनली। तो ऑप्शन सेज ए ओनली, तो नहीं, बी ओनली नहीं। अच्छा, और कह रहा है कि सी ऑप्शन सेज, लेट मी जस्ट इनिशिएट द लेजर, या सी ऑप्शन सेज ए एंड बी जॉइंटली एंड सिवियरली, एब्सोल्युटली करेक्ट। ए और बी जॉइंटली और सिवियरली दोनों ही लायबल हैं। एंड डी ऑप्शन सेज नन ऑफ दी अबव, तो ये भी गलत हो गया। ई सेज इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, ये भी गलत ऑप्शन है। तो आंसर होगा आपका सी, ठीक है। चलो, एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है? यही चीज़ लिखी हुई है, कुछ अलग नहीं लिखा हुआ है, यही चीज़ लिखी हुई है जो हमने भी पढ़े थे। फिर भी एक बार देख लेते हैं। इन अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर टू इंडिविजुअल्स ए एंड बी हैव जॉइंटली टेकन अ लोन, उनने एक साथ लोन लिया है और एक साथ उनने प्रॉमिस किया है कि लोन पे करेंगे, ठीक है। तो ऐसे केसेस में दोनों के दोनों, बोथ इंडिविजुअल्स ए एंड बी आर टिपिकली जॉइंटली एंड सिवियरली लायबल फॉर द लोन, मतलब जॉइंटली भी और इंडिविजुअली भी लायबल होंगे लोन रीपेमेंट के लिए इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। तो दोनों लोगों को कलेक्टिवली पे करना है लोन, लेकिन लायबिलिटी दोनों की कलेक्टिवली है और इंडिविजुअल भी लायबल है। मान लो लोन पेमेंट नहीं हुई तो बैंक क्या किसी एक पे केस करेगी? नहीं, और दोनों को रिस्पॉन्सिबल मानेगी, दोनों पे केस होगा, ठीक है। इफ वन ऑफ देम हैज मेड द फुल पेमेंट दे मे हैव द लीगल क्लेम टू रिकवर इट फ्रॉम रिकवर देयर पोर्शन फ्रॉम दी अदर पार्टी। तो अगर सिर्फ एक जना पेमेंट कर रहा है तो उनके पास वो लीगल क्लेम है कि वो दूसरे पार्टी से वापस रिकवर कर ले उसकी उसका पोर्शन, जो लोन का हाफ ऑफ था 5,000 तो दूसरे बंदे से वो रिकवर कर सकता है लोन अमाउंट, ठीक है। ये उसका लीगल राइट है। बात समझ आ रही है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41। एज पर सेक्शन 139 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, what is the maximum term of office of an audit firm in India? तो यहाँ पे ऑडिटर की बात की गई है, लेकिन ऑडिटर में भी एक होता है इंडिविजुअल ऑडिटर और एक होता है आपका ऑडिट की फर्म होती है। अब अगर इंडिविजुअल ऑडिटर होता है तो वो 5 ईयर्स के लिए ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है, फिर कूलिंग ऑफ पीरियड करना पड़ता है। कूलिंग ऑफ पीरियड होता है मतलब ऐसा पीरियड जिसमें वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता, फिर री अपॉइंट होगा वो कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद। बट यहाँ बात हो रही है ऑडिट फर्म की, तो ऑडिट फर्म 5 साल के 2 टर्म 5 साल के 2 टर्म तक अपॉइंट हो सकता है। तो मतलब 5 साल के 2 टर्म का मतलब है 10 साल तक। तो आंसर ऑप्शन सेज 5 ईयर्स नो, फॉर द ऑडिट फर्म इट इज 10 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द आंसर। 15 ईयर्स नो, 20 ईयर्स नो, 25 ईयर्स नो, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका? 10 ईयर्स। एक्सप्लेनेशन में भी यही लिखा हुआ है कि एज पर सेक्शन 139 ऑफ कंपनीज एक्ट द ऑडिट फर्म कैन सर्व अ कंपनी फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 2 टर्म्स ऑफ 5 ईयर्स ईच। इसका मतलब है कितना? 10 साल का, ठीक है। और एक ब्रेक लेना पड़ेगा उसके बाद, अगर उसको री अपॉइंट होना है तो कुछ ब्रेक लेना पड़ेगा कुछ सालों का, और इस ब्रेक को बोलते हैं हम कूलिंग पीरियड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 इज डन। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 42। अ प्रॉमिस विद कंसिडरेशन बिकम्स व्हाट? ऑफर? नो। एक्सेप्टेंस? नो। अग्रीमेंट? यस, अग्रीमेंट इज गोइंग टू बी द आंसर। ऑफर नहीं होगा, एक्सेप्टेंस नहीं होगा। ऑफर एक्सेप्टेंस तो एक तरह का कंडीशन है आपकी अग्रीमेंट के लिए, या फिर आप कह लीजिए टू बी वेरी प्रिसाइज कॉन्ट्रैक्ट के लिए। देखो, अग्रीमेंट होता है उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, जैसे कि जो ऑफर है वो एक्सेप्ट करे एक पार्टी, ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, लीगल पर्पस होना चाहिए, ठीक है। और क्या है? कंसिडरेशन होना चाहिए, बात हमने कर ली। और जो दोनों पार्टीज़ हैं वो लीगली अलाउड होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, मतलब 18 से ऊपर वगैरह होनी चाहिए एज। तो बहुत सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, और रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। तो बहुत सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। अगर सिर्फ प्रॉमिस किया है हमने तो वो प्रॉमिस ही है।
बट प्रॉमिस के साथ अगर कंसिडरेशन है तो वो अग्रीमेंट बन जाता है। अब अग्रीमेंट आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता है जब बाकी सारी कंडीशंस भी सेटिस्फाइड होंगी तो। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा है प्रॉमिस विद द कंसिडरेशन बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स योर अग्रीमेंट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से इट बिकम्स अग्रीमेंट। अब इसमें बाकी कंडीशंस भी ऐड हो जाएंगी जो मैंने आपको बताई, तो ये बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द आंसर। ओके, तो एक्सप्लेनेशन सेज अ प्रॉमिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन टू डू समथिंग इन फ्यूचर। तो एक स्टेटमेंट है जिसका इंटेंशन है कि फ्यूचर में कुछ करना है, ये प्रॉमिस है आपका। बट अगर ये प्रॉमिस को अगर हम बैक करते हैं कंसिडरेशन से, सो कंसिडरेशन इज समथिंग ऑफ वैल्यू गिवन बाय वन पार्टी टू अनदर इन एक्सचेंज फॉर अ प्रॉमिस। ठीक है, इसने प्रॉमिस किया तो उसके जो है साथ में कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व है, तो उसको बोलते हैं हम अग्रीमेंट। ठीक है, ओके। नाउ द क्वेश्चन नंबर 43, बट दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, और आपको ये कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। वीडियो पॉज करने के बाद कमेंट सेक्शन में आंसर कर देना। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट डील ओनली विद द गुड्स विच आर डैश इन नेचर। तो ये किसका क्वेश्चन है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, बेसिक्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अब यहाँ आपको पता करना है कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में किन तरह के गुड्स की बात कर रहे हैं, मूवेबल की, इमूवेबल की, कि सर्विसेज की बात हो रही है, कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। और द ई ऑप्शन इज मेन गोल वॉज टू ब्रेक द आइस एंड क्विकली स्टैब्लिश द ट्रस्ट बिटवीन द न्यू स्टेक होल्डर। या फिर ई ऑप्शन कह लो आप बोथ ए एंड बी। ठीक है, इसको काट के आप लिख लो बोथ ए एंड बी, ये तो बेकार का ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही आंसर है ये आपको मुझे देना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।